नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज इस वीडियो में हम उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के काल में सन 1885 से 1905 तक के देश काल को उदारवादी काल, 1906 से 1919 तक के काल को उग्रवादी काल कहा जाता है। यद्यपि उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारधाराओं में महान राष्ट्रीय नेता थे जो साहसी, देशभक्त तथा तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों से असंतुष्ट थे। दोनों राजनीतिक संस्थाओं में सुधार चाहते थे और दोनों सरकार की दमनकारी नीतियों से असंतुष्ट थे। दोनों भारतीय जनता में जागृति पैदा कर स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य लिए हुए थे, परंतु दोनों कार्य पद्धति एवं साधनों में अंतर था। तो इन दोनों के अंतर को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं पर विचार करना होगा। तो पहला अंतर उद्देश्य की दृष्टि से। इन उद्देश्य की दृष्टि से उदारवादी और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के विचारों में अंतर। उदारवाद और उग्रवाद दोनों का उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन स्वशासन से उदारवादियों का तात्पर्य था कि क्रमिक राजनीतिक सुधारों के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ब्रिटिश शासन की छत्रछाया में प्रतिनिधित्वात्मक संसदीय संस्थाओं की स्थापना की जाए। इसके विपरीत उग्रवादी किसी भी रूप में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के विरोधी थे। वे भारतीयों पर आधारित स्वराज्य तथा ब्रिटेन से शीघ्र संबंध विच्छेद के पक्ष में थे। दूसरा अंतर नेतृत्व संबंधी अंतर। उदारवादी विचारधारा के अधिकांश नेता उच्च वर्ग के शिक्षित लोग थे। वे पाश्चात्य शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे। उनका प्रभाव केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित था। उनका आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित नहीं था। इस धारा के प्रमुख नेता थे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सर फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय एवं W.C. बनर्जी तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि। दूसरी तरफ उग्रवादी राजनीतिक विचारधारा के अधिकांश नेता मध्य वर्ग के व्यक्ति थे। उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा में अधिक विश्वास था। उन्हें मध्य वर्ग तथा जनसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनका आंदोलन जनता द्वारा प्रेरित था। इस धारा के प्रमुख नेता थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए साधनों के संबंध में अंतर। उदारवादी केवल संवैधानिक साधनों का प्रयोग उचित समझते थे और उनके द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए प्रार्थना पत्र भेजने, स्मृति पत्र भेजने, भाषण देने, लेख लिखने और शिष्टमंडल भेजने के तरीकों का ही प्रयोग होता था। उग्रवादी इन तरीकों पर विश्वास नहीं करते थे। वे इन्हें अपनाना अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध भी मानते थे। इसलिए इस पद्धति को वे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। इनकी अपेक्षा वे आत्मनिर्भरता और जनसाधारण के बीच कार्य में विश्वास करते थे। उनके साधन थे स्वदेशी माल का प्रचार, विदेशी का बहिष्कार, स्वदेशी संस्थाओं का निर्माण, राष्ट्रीय शिक्षा तथा संगठित निष्क्रिय प्रतिरोध। अगला भारत ब्रिटेन के संबंध के आधार पर अंतर। उदारवादी भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को हितकारी मानते थे तब ब्रिटिश प्रशासन को भारतीयों के लिए वरदान मानते थे, जबकि उग्रवादियों ने भारत के ब्रिटेन के साथ संबंधों को अहितकारी माना। उनका मत था कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के धन को ब्रिटेन में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत कभी भी विकास नहीं कर सकता। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का
नरम दल वालों ने समर्थन किया था, किंतु स्वदेशी आंदोलन के प्रति इन दोनों गुटों के दृष्टिकोण में अंतर था। जब उदारवादी स्वदेशी आंदोलन को केवल ऐसा माध्यम समझते थे जिसके द्वारा अंग्रेज़ों पर दबाव डाला जा सके, कि वहाँ उग्रवादियों की दृष्टि से स्वदेशी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा भारतीय शिल्प को पुनर्जीवित किया जा सके और जो भारत के प्राचीन सामूहिक मूल्यों के अनुरूप था। उग्रवादियों के लिए स्वदेशी एवं आर्थिक एवं राजनीतिक और एक धार्मिक शस्त्र था, जबकि उदारवादी इस स्वदेशी कार्यक्रम के कट्टर समर्थक नहीं थे। अब बहिष्कार के संबंध में उत्तर। उग्रवादी बायकॉट यानी बहिष्कार के कार्यक्रम के समर्थक थे, उदारवादी नहीं। उग्रवादियों की दृष्टि से बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था। उनके कार्यक्रम में शासन से असहयोग, सरकारी नौकरी तथा उपाधियों का बहिष्कार यानी उपाधियों का बहिष्कार भी सम्मिलित है। यही नहीं, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी इसमें सम्मिलित था जो विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। लाला लाजपत राय का कहना था कि हम सरकारी भवनों से अपनी दृष्टि हटाकर जनता की झोपड़ी की ओर देखना चाहते थे। वे राष्ट्रीय न्याय मंडल, पंचायत, स्कूल आदि स्थापित करना चाहते थे। उदारवादी सरकारी नौकरियों तथा उपाधियों के बहिष्कार के घोर विरोधी थे। राष्ट्र शिक्षा और विदेशी शिक्षा के संबंध में था। उग्रवादी भारत के नवयुवकों को विदेशी शिक्षा के कुप्रभावों से बचाना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की योजना पेश की जो राष्ट्र द्वारा नियंत्रित होने के साथ ही देश के हितों के अनुकूल हो तथा नवयुवकों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो। लोकमान्य तिलक ने इसी उद्देश्य से दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना की। उदारवादी विदेशी शिक्षा को भारतीयों के लिए अच्छा मानते थे। प्रार्थना पत्र एवं स्वावलंबन संबंधी उत्तर। उदारवादियों ने प्रार्थना पत्र पर रियायत की राजनीति अपनाई, जिसकी उग्रवादियों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर आलोचना की, जबकि उग्रवादियों ने स्वावलंबन की राजनीति अपनाई। जैसा कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि हम भिखारी नहीं हैं, हम आत्मविश्वास की बात करते हैं। सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव संबंधी अंतर। उदारवादी पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित थे, जबकि उग्रवादी प्राचीन हिंदू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उनके आधार पर विकसित हिंदू राष्ट्रीयता के पोषक थे। उदारवाद की प्रेरणा पश्चिमी सभ्यता थी तो उग्रवाद की प्रेरणा हिंदू संस्कृति थी। अगला योगदान संबंधी अंतर। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने जहाँ शिक्षित वर्ग में राष्ट्रीय चेतना को विकसित किया, वहाँ उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने इसका आधार व्यापक बनाया और उसके नेताओं ने इसे जन जागृति के साथ जोड़ा। उदारवादी राष्ट्रीय आंदोलन ने जहाँ आर्थिक न्याय और संवैधानिक साधनों के माध्यम से जनमत के निर्माण, समाज सुधार और धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया जाए, वहीं उग्रवादी आंदोलन ने अपनी राष्ट्रीय पहचान, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय स्वाभिमान तथा रचनात्मकता को विकसित किया। धन्यवाद।